नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया है। सीएए को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था, क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया था। अब मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने का एक बड़ा दांव चल दिया है। सीएए लोकसभा चुनाव में अब बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में सीएए को लेकर सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, बताऊंगा राष्ट्र की आवाज के जरिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम मोदी सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा करते रहे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा। आज से इसको लागू कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी राम मंदिर धारा 370 के बाद मोदी सरकार का एक और एजेंडा पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नागरिकता संशोधन को लेकर फिर से माहौल बनाने वाली है। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले लागू कराकर इसे सियासी माइलेज लेने की तैयारी में है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को इसी मुद्दे पर ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी में है जैसे साल 2019 में सीए के मुद्दे पर घेरा था और सरकार कानून बनाने के बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई थी। नागरिकता संशोधन को लेकर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राम मंदिर धारा 370 नागरिक संशोधन कानून मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादातर एजेंडे को पूरा कर चुकी है, इसीलिए अब सीए पर पूरा जोर था, उसे लागू कर लिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार संकेत दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू किया जा सकता है। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में इस कानून को लेकर सब कुछ जानना हर हिंदुस्तानी को जरूरी है और जो बाहर से हिंदुस्तान आए हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है। नागरिकता संशोधन को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है और क्यों इसे हमेशा सियासी पारा हाई हो जाता है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साल 2019 चुनाव के बाद नागरिकता संशोधन कानून बना था। 2024 चुनाव से पहले इस बात की संभावना थी कि सीए कानून देश भर में लागू हो जाएगा। 4 साल के बाद यह कानून बनने के बाद लागू नहीं हो सका था। इसके पीछे कई सारी बड़ी वजह थी, जिसमें कोरोना महामारी के अलावा इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन ने इसे लागू होने के लिए एक बड़ी वजह बताई। लेकिन अब बीजेपी इस चुनाव से पहले नोटिफिकेशन लागू कराकर सियासी माइलेज लेने की बड़ी तैयारी में है, तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को इसी मुद्दे पर ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी कर रहा है जैसे साल 2019 में नागरिकता संशोधन के मुद्दे पर घेरा था। सरकार कानून बनने के बाद से इसे लागू नहीं करा पाई थी। सारी वजह आपको पता है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष की रणनीति
समझना बहुत जरूरी है। जरा समझिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान में सीए को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ था, अलग अलग राज्यों में बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और यह उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल देगी और आखिरकार वही किया। करीब 4 साल से अटका नागरिकता संशोधन कानून हिंदुस्तान में लागू हो गया है। हिंदुस्तान में अब सीएए लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदुस्तान में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैन, ईसाइयों, सिखों, बोधों और पारसियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी इस कानून के जरिए। सीए को दिसंबर 2019 में पारित किया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इसके खिलाफ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हमने देखे थे। शाहीन बाग आपको याद होगा और उत्तर प्रदेश के कई जिले, बंगाल से लेकर अलग अलग जिलों में बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था। अब मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, सीए लागू होने के बाद हिंदुस्तान की कई जगहों पर जश्न का माहौल है, तो कई जगहों पर इस वक्त पुलिस मार्च कर रही है और विरोध प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कई और दूसरे राज्य हैं, वहां पर लगातार गश्त की जा रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय आवास के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साल 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता के रास्ते खुलेंगे जो लंबे वक्त से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इस कानून के जरिए 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को हिंदुस्तान की सरकार नागरिकता देगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हिंदू शामिल हैं, सिख शामिल हैं, जैन समुदाय शामिल है, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को हिंदुस्तान में अब नागरिकता मिलेगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 तक हिंदुस्तान आए प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकता किसी की छीनने वाला कानून यह नहीं है, क्योंकि सरकार बार बार इस बात को कह रही है और विपक्ष इसे सीए एनआरसी से जोड़कर देख रहा है, लेकिन लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं और आने वाले टाइम में विपक्ष लगातार हो हल्ला हो रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे आप विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को समझ लीजिए, लगातार वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया के जरिए हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की नीयत पर, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार इस पर सवाल उठाए हैं और विपक्ष के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाना चाहता हूं। सीआई के द्वारा ये कोशिश हो रही थी कि इस मामले को टाल दिया जाए चुनाव तक, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि ये सारा चीज़ जो है एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि लोगों का ध्यान इन चीज़ों से हटाकर एक दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। और 2019 का जो उनका एजेंडा था वो 2024 में करने जा रहे हैं। तो इसमें आखिर लोग जानना चाहेंगे कि 5 साल इसको लागू करने में क्यों लगा। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खिलेंगे, खिलने दो। See, it is very unfortunate for the people of India that government of India passed the most controversial and unconstitutional act, Citizenship Amendment Act 2019, which was opposed in and outside of Parliament. मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब लोकसभा से यह बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया। इसके बाद संसदीय समिति के पास इस बिल को भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनी और फिर दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया था। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उस दौरान हिंदुस्तान के कुछ हिस्से में इस बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। देश की राजधानी दिल्ली में तो प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय तक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। शाहीन बाग आपको याद होगा, प्रदर्शनकारियों ने करीब 110 दिन तक शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार को सीए कानून को लागू करने के फैसले को टालना पड़ा। सीए के नोटिफिकेशन के लिए गृह मंत्रालय 9 बार एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन अब करीब 4.5 साल के बाद मोदी सरकार सीए कानून को लेकर, इसके नियम को लेकर इसको लागू कर दिया है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाना चाहता हूं कि शरणार्थियों को आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी, यह समझना बहुत जरूरी है। नागरिकता संशोधन के लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार है। नागरिकता के लिए आवेदन करने और नागरिकता लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी विस्थापितों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने वालों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब वो दस्तावेजों के बिना हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। इसके लिए आवेदन को खुद से शपथ पत्र देना होगा और उसकी जगह कोई और शपथ पत्र नहीं दे सकता। शरणार्थियों को हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए 5 साल या उससे ज्यादा का वक्त हिंदुस्तान में रहना जरूरी होगा। ये इसके नियम, कायदे, कानून है। हालांकि ये पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार से और वहां के जो जिला अधिकारी हैं उनसे जरूर फैसला या राय शुमारी मांगी जा सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार अपनी रैलियों से संसद से सीए को लागू कराने की बात कह चुके थे। नागरिकता संशोधन को लेकर जो गलतफहमियां लोगों में फैलाई जा रही थी, उससे बचने की भी सलाह कई बार अलग अलग मंचों से अमित शाह लोगों को दे चुके हैं। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि इसको लेकर लोगों में भ्रम क्यों फैलाया जाता है और इसकी सच्चाई क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। भ्रम फैलाया इसलिए जाता है कि इससे नागरिकता छिन जाएगी। ये विपक्ष के लोग या विपक्ष के जो चेहरे हैं वो लगातार इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नागरिकता देने वाला कानून है, ये सरकार कह रही है। सीए ना कि छीनने वाला का भ्रम फैलाया जाता है और इस कानून के लिए लागू होने से भारतीय मुस्लिमों पर असर होगा, इस तरीके का कहना है। जबकि सच्चाई यह है कि इसका भारतीय मुस्लिमों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भ्रम यह भी फैलाया जाता है कि सीएए के जरिए नागरिकता सभी को दी जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जबकि विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि दूसरे पड़ोसी देशों के लोग को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी, जिसमें नेपाल का जिक्र करते हैं, श्रीलंका का जिक्र करते हैं, भूटान का जिक्र करते हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष लगातार सीएए, एनआरसी को देखकर जोड़ता है, जिसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन होते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नागरिकता पाने के लिए साबित करना होगा कि वह हिंदुस्तान में कब से रह रहे हैं। सीए लागू हो जाने के बाद से दूसरे देशों से आने वालों के लिए कोई नया पहचान पत्र नहीं बनाया जाएगा। इसके जरिए नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक प्रमाण पत्र यानी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यही प्रमाण पत्र उन लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 400 प्लस का टारगेट सेट कर चुकी है।
इसके लिए बीजेपी हिंदुस्तान में माहौल बना रही है। बीजेपी ने अपने ज्यादातर एजेंडे को पूरा कर लिया, जिसमें राम मंदिर था, धारा 370 थी, आपको मालूम है। यूसीसी का सपना भी उत्तराखंड से शुरू हो गया, उत्तराखंड में लागू कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी कानून बन गया है, जिसके बाद बीजेपी दूसरे शासित राज्यों में इसको आने वाले वक्त में बढ़ाएगी। यानी यूसीसी को लेकर भी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। अब 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद अपना एक और एजेंडा पूरा कर लिया है आज, और बीजेपी अब यह कह रही है कि जो कहा वो किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका फायदा लेने की तैयारी में है, और सीएए के लिए लागू होने के बाद टीएमसी से लेकर कई जो दूसरे संगठन हैं लगातार सरकार के फैसले का, सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और प्रदर्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो लोग के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगी, और सीए का विरोध करने वालों का तर्क है कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या किया जा सकता है। 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल्य देशों से जो अल्पसंख्यक वहां रह रहे हैं उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुस्लिमों को इससे दरकिनार किया जा रहा है। विरोधियों ने इसे संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। सीएए को लेकर सरकार का क्या तर्क है, विपक्ष का क्या तर्क है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, वो भी आप समझ लीजिए। विपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक क्यों सीमित है, मुस्लिमों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, यह सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर क्यों लागू होता है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इसीलिए भारत उन्हें नागरिकता का नैतिक दायित्व देगा। वहां मुसलमान धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है, अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी, बहुसंख्यक मुस्लिमों को जगह नहीं मिलेगी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, तो जिस राज्य का धर्म इस्लाम है उससे यदि मुसलमान बाहर आते हैं तो उनको वहां क्या समस्या होगी। धर्म के आधार पर तो उत्पीड़न नहीं हुआ। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है, और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा, और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू, जैन, बुद्ध प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित हैं, वो यदि इस देश में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, विजन। तो सीए लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सत्ता पक्ष इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। आने वाले वक्त में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में इसका असर क्या होगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।